नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना छड़ी यार में। इस पहली खास सीरीज हम बात करते हैं उसी दिन के प्रमुख करंट अफेयर, जो कौन-कौन से प्रमुख क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि आपको ये समझाने को ये प्रयास करें कि उस दिन में कौन-कौन से आपके जो क्वेश्चन हैं आपको पढ़ने चाहिए, जो कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, ज़रूरी हो, आवश्यक हो। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर, देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर का हिस्सा बने हैं। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो क्या करिए, चैनल को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मेरा कोई नया सेशन आए तो आपको उसका क्या हो सके, पता चल सके। जिसके आपको उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में आपको ये नोटिफ़िकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्वेश्चन क्या-क्या हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है आज का, जो आपका करंट अफेयर का हिस्सा बना हुआ है। तो पहला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या होगा? मतलब नया नाम क्या होगा? तो इसको सरकार ने क्या बोला है, नया नाम इसको भी देने की आप बताइए। उत्तर प्रदेश इस टाइम चरण मचा हुआ है। शहरों को रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किए जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में क्या ये घोषणा की गई है, अब उत्तर प्रदेश का झांसी रेलवे स्टेशन है, उसका भी नाम बदला जाएगा। तो आपको बता दें, झांसी रेलवे स्टेशन का जो नया नाम होगा, वो होगा रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ठीक है? तो उसका नया नाम क्या होगा? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। आपको बता दें, जब भी किसी भी शहर का नाम परिवर्तित करना होता है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम है, तो उसमें इस मंत्रालय का जो नाम जुड़ जाएगा। जब भी किसी भी जगह का नाम बदलना होता है, तो अगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलना है, तो सबसे पहले सरकार क्या करती है, गृह मंत्रालय के पास क्या भेजता है, इस टाइप की एक अर्ज़ी भेजती है कि हमको क्या करना है, ये नाम बदलना है, इसका नया नाम ये है। तो गृह मंत्रालय क्या करता है, फिर इसको आगे 3 मंत्रालयों के आगे फॉरवर्ड कर देता है, जिसमें क्या होता है, रेलवे मंत्रालय होता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग होता है, और इसके अलावा क्या होता है, डाक विभाग। तो ये तीनों विभाग क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि जो ये नाम सुझा रहे हैं कि नाम किसी पहले और का तो नहीं हमने दे दिया है। फिर उसके बाद ये क्या कर देते हैं, एनओसी देते हैं, अर्थात नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देते हैं कि उनको कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद में क्या करता है, गृह मंत्रालय फिर मंजूरी दे देता है कि हाँ, ठीक है, अब इनका नाम रख दीजिए। तो इस टाइप से इसे नाम रखा जाता है, तो इन 4 मंत्रालयों का काम होता है। अगर किसी और जगह ना होता, रेलवे स्टेशन नहीं होता, तो रेलवे स्टेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आपको बता दें कि क्योंकि इनका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम पे किया जा रहा है, तो 1857 का, जिसको भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कहा जाता है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। और इसके अलावा बता दें, अगर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और जाना जाए, तो इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के जिस टाइम वाराणसी है, वहाँ पे उनका जन्म होता है, और उनका नाम था बचपन का मणिकर्णिका तांबे। तो आपने अगर अगर देखा हो, इसके नाम, उनके नाम मूवी बनी थी मणिकर्णिका, तो उनका नाम था मणिकर्णिका तांबे। फिर 14 वर्ष की आयु में 1944 में क्या होता है, इनका झांसी के राजा से क्या होता है, विवाह हो जाता है झांसी के राजा के साथ। 1944 के अंदर इनका विवाह होता है, और ये विवाह इनका होता है गंगाधर नेवालकर के द्वारा। इनके साथ होता है गंगाधर नेवालकर, ठीक है? इनके साथ क्या विवाह होता है। लेकिन होता क्या है, कि जब ये दौर चल रहा था 1848 के बाद में क्या होता है, डलहौजी क्या करते हैं, डलहौजी इस टाइम पे भारत के क्या होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं। उनके द्वारा क्या किया जाता है, एक नीति लगाई जाती है, जिसको हड़प नीति के नाम से या डॉक्ट्रिन ऑफ एलेप्स के नाम से जाना जाता है। तो हड़प नीति में क्या होता है, अगर किसी का उत्तराधिकारी या बच्चा नहीं है, तो उनका साम्राज्य क्या होगा, अंग्रेजों के अधीन कार्य करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी में क्या हुआ था कि जब इनके बा गंगाधर और रानी झाँसी के साथ जो बच्चा पैदा हुआ, वो क्या हुआ, 4 महीने बाद एक्सपायर कर गया। बाद में गंगाधर ने क्या किया, अपने जो भाई थे, उनके बेटे को गोद में लिया। तो वो दत्तक पुत्र को मानने से इन्होंने लिया, उत्तराधिकारी को मानने से इनकार कर दिया अंग्रेज़ों ने। और इसी टाइम पे क्या होती है, गंगाधर जी की मौत हो जाती है। तो रानी लक्ष्मीबाई को मजबूरी होती है, या तो वो झाँसी को अंग्रेज़ों के अंडर जाने दें, या फिर क्या करें, उसका विरोध करें। तो लक्ष्मीबाई ने क्या किया, इनका विरोध किया। और फिर 1857 में 17 जून को क्या होती है, वीर गति को प्राप्त होती हैं। उससे पहले उन्होंने काफ़ी मुठभेड़ लड़ी, और उनको एक वीरांगना योद्धा के बारे में जाना जाता है। आपको बता दें, जब 1942 के असहयोग आंदोलन के बाद में, जब 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई, और उसमें जो महिलाओं की जो बनाई गई, वहाँ पे जाके आपको जो सेना बनाई गई थी, तो महिलाओं के रेजिमेंट का नाम इन्हीं के नाम के ऊपर लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया था। ठीक है? तो इस इतनी बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर हो गया, रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन अब नाम होगा, झांसी का रेलवे स्टेशन नाम। इससे पहले आपको बताना चाहिए,
जो मुगल सराय था उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। इसी तरह से जो इलाहाबाद था उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि आईपीसी अर्थात इंडियन पीनल कोड की धारा जो 499 है, धारा 499 का संबंध किससे है? ठीक है, तो आपको बताते हैं इसका आंसर। धारा 499 का संबंध है मानहानि से। आपने अक्सर देखा होगा कि कई नेताओं पर मानहानि के केस लग जाते हैं या किसी को ये करते हैं, कई बार बोलता है इतना जुर्माना भरना पड़ा। तो मानहानि का जो मामला है वो आईपीसी की धारा 499 से इस टाइम चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि कांग्रेस में जो लीडर है पंजाब के सिद्धू, उन्होंने क्या किया था, एक आपत्तिजनक भाषण इसमें बात कही थी किनके खिलाफ? पुलिस के खिलाफ बात कही थी, जिसके ऊपर उनको क्या गया, मानहानि का मुकदमा चलाने की बात कही गई है। तो आपको बता दें, तो मानहानि का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अपने बोल के माध्यम से, यानी कि कुछ भी बोल सकता है अपने बोलने के माध्यम से, या फिर अपने शब्दों को संकेत करके या शब्दों को बताकर, लिखकर, या फिर कोई संकेत करके या कोई भी चित्र बना के क्या करता है, किसी दूसरे बात जो दूसरा होता है इंसान सामने वाले को, उसकी अभिव्यक्ति के द्वारा क्या करता है, उसकी गरिमा को, उसके सम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश करता है, उसके बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत करता है और उस इंसान को ये लगता है कि उसका कहीं न कहीं उसका समाज में उसकी अवहेलना हो रही है, उसके क्या किया जा रहा है, उसे नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। कई बार जात-सूचक शब्द बोल दिए जाते हैं, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से बातें की जाती हैं। तो सामने वाला इंसान क्या कर सकता है, आईपीसी धारा 499 के तहत क्या कर सकता है, मुकदमा दर्ज करा सकता है। वहीं इसी से मिली हुई धारा जो आईपीसी जो 500 है, वो 500 क्या करती है, मानहानि के मामले में दंड के प्रावधान और जुर्माने की बात करती है। तो आपको बता दें, इसमें अगर दंड की बात की जाए, ये 2 वर्ष तक का कारावास, साधारण कारावास या फिर जुर्माना, या दोनों तरीके के इसमें दंड हो सकते हैं। इसके अलावा आईपीसी की धारा 499 में भी क्या किया गया, कुछ अपवाद दिए गए हैं। अपवाद ये हैं, अगर कोई इंसान लोक हित में अगर कोई बात बोलता है वो सत्य है अगर, ठीक है? तो लोक हित में अगर बात बोली जाए और वो सत्य है, तो उसके ऊपर मानहानि का केस नहीं लग सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, उसने बोल दिया कि नहीं, ये तो चोर हैं या फिर इन्होंने इतना घोटाला किया है, और वाक़ई में वो सच निकलता है, तो कहीं न कहीं क्या होगा, आप उसके ऊपर फिर मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकते हैं। ये इसमें अपवाद है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न अगर देखते हैं, तो अगला प्रश्न में क्या आ रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ओडिशा का हरा सोना किसको बोला जाता है? यानी ग्रीन गोल्ड किसको उड़ीसा के अंदर बोला जाता है? तो आपको बताते हैं, तेंदू के पत्ते, या इनको केंदू के पत्ते बोलते हैं। केंदू के पत्ते जो होते हैं, उनको उड़ीसा के अंदर हरे सोने का संज्ञा दी गई है। क्योंकि आपको बता दें, जिस हिसाब से जिस हिसाब से उड़ीसा के अंदर बाँस और साल बीज को राष्ट्रीय उत्पाद माना गया है, वैसे ही उड़ीसा के अंदर केंदू के पत्तों को भी राष्ट्रीय उत्पाद माना गया है। आपको बता दें, ये हरा सोना क्यों कहते हैं इसको? सोना मतलब क्या होता है, जो चीज़ महँगी होती है, तो ये यहाँ पे महँगी क्यों है? क्योंकि ना केवल इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, उनको पत्तियों को क्या किया जाता है, पत्तियों पर लपेट कर जो एक पीने वाला पदार्थ है, जो कि बेड़ी है, उसका निर्माण किया जाता है, जिससे कहीं न कहीं इनकी आय का इस साधन बनता है। इसके अलावा क्या करते हैं, ये चिकित्सा उपयोग के लिए, अगर आपको मलेरिया हो जाता है, मलेरिया के अगर आपको हैजा हो जाता है या आपको दस्त लग जाते हैं, तो दस्त में ये क्या करता है, मलेरिया और दस्त के अंदर इसका क्या किया जाता है, उल्टी में इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका चिकित्सा उपयोग भी है। आपको बता दें कि इसमें उड़ीसा में और अन्य राज्यों में अंतर क्या है? अन्य राज्यों में क्या किया जाता है, इसके फल का उपयोग किया जाता है, केंदू का, बल्कि यहाँ पर क्या किया जाता है, इनके जो यहाँ पर पत्तों का उपयोग किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये मतलब लेकिन इस टाइम पे ये चर्चा में क्यों बना है उड़ीसा का हरा सोना अर्थात केंदुपत्ते इस टाइम चर्चा में क्यों है? क्योंकि आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये जो जो पत्ते पाए जाते हैं जंगली इलाकों में पाए जाते हैं, और जंगली इलाकों में कौन रहते हैं? आदिवासी समुदाय। तो आदिवासी समुदाय क्या करते हैं, इनको बेचकर, गैर कृषि उत्पाद हैं, इनको ये बेचकर क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब जीएसटी लगाई गई है, तो जीएसटी के अंतर्गत जो इसके केंदू के पत्ते हैं, इन पे 18% जीएसटी लगा दी गई है। वहीं इनसे निर्मित जो बीड़ी वगैरह की जाती है, तो उन पे क्या किया जाता है, 28% जीएसटी लगा दी जाती है। इससे कहीं न कहीं इनकी क्या है, जो आदिवासी समुदाय है, उनकी जो लाभ हैं, वो कहीं न कहीं कम हो रहे हैं। और दूसरी दिक्कत वाली बात क्या आपको पता होना चाहिए, आदिवासी समुदाय के लिए पेसा अधिनियम 1996 बनाया गया था, अर्थात प्रिवेंशन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन, सॉरी, इसका मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, यानी कि आदिवासी क्षेत्रों तक पंचायत का पहुँच हो सके, इनको 1996 में बनाया गया था। तो इसमें ये बात कही गई थी कि जो जो ग्राम सभाएँ होंगी वो स्वतंत्र होंगी, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों पर अपने उनका जो वन के जो लघु उत्पाद हैं, उनके ऊपर क्या कर सकती हैं, वो उनका कब्ज़ा रहेगा, उन पे क्या करेंगे कहीं न कहीं, तो अपने हिसाब से उनको चला सकते हैं। तो लेकिन अब क्योंकि इन पे जीएसटी लगा दी गई है, तो अब इनका ये कहना है कि हम अपने हिसाब से इन चीज़ों को कैसे कहाँ चला पा रहे हैं, तो इन पे गौर कीजिए। क्योंकि पेशा अधिनियम को बने हुए इस टाइम क्या हो गए, उनकी सिल्वर जुबली हो गई है, 25 वर्ष हो चुके हैं। तो इस 25 वर्ष के जश्न में उन्होंने ये बात बोली है कि आप इनको चेंज करिए और कहीं न कहीं हमें हमारे जो अधिकार हैं, उनको सही से लाइए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
तेंदू के जो पत्ते हैं वो उड़ीसा में उगाए जाते हैं और उनको हरा सोना कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपको एक फैक्ट बता दें, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि तेंदू या केंदू के पत्ते हमारे देश में सर्वाधिक कहाँ पे उगाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद उगाए जाते हैं उड़ीसा में, सॉरी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा स्थान आता है उड़ीसा का। पहला एमपी का, दूसरा छत्तीसगढ़ का और तीसरा किसका आता है? उड़ीसा का। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पन्ना टाइगर रिज़र्व किस राज्य में है? तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए, कई बार चर्चा में रहता है, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है? पन्ना टाइगर रिज़र्व किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। चर्चा का वि इस टाइम च क्यों बना हुआ है? क्यों आपको पता होना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा केन, बेतवा लिंक एक परियोजना चलाई जा रही है, जिसपे क्या किया जा रहा है, केन के पानी को बेतवा में पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। केन ये आपका वहाँ पे अमरकंटक के आस-पास की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलता हुआ ये नदी उससे है। वहीं पर बेतवा क्या है, ये बुंदेलखंड पठार में बुंदेलखंड एरिया में बहने वाली नदी है। तो क्या किया जाएगा, केन के पानी को बेतवा तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और इसका पहुँचाने की इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो बुंदेलखंड का इलाका है, ना केवल वहाँ पे पानी की कमी है, बल्कि ये सूखाग्रस्त इलाका है, जबकि केन में कभी-कभी क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपदा को नियंत्रित किया जाएगा। एक तरफ बाढ़ में कमी लाई जाएगी, दूसरी तरफ क्या होगा, सूखा को निपटाया जाएगा। इसके अलावा इससे इसके जल से विद्युत उत्पादन करने का भी काम किया जाएगा। इसमें क्या होगा, विद्युत भी जनरेट की जाएगी। साथ ही साथ इसमें क्या किया जाएगा, इसके पानी को ना केवल आप पीने की आपूर्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं, बल्कि क्या होता है, कृषि में सिंचाई के अंतर्गत इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी इतनी इसमें फ़ायदाएँ होंगी और इसके अलावा जो यहाँ पे जो बनेगा बाँध वगैरह, उनसे कहीं न कहीं क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेंगे और लोग जो पलायन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस बुंदेलखंड इलाके में पलायन रुकेगा। तो इन सारे फ़ायदाओं को देखते हुए इसको जोड़ा जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर इसमें पन्ना टाइगर रिज़र्व का लेना-देना क्या है? पन्ना टाइगर रिज़र्व का लेना-देना क्या है? केन नदी के जिस नदी जहाँ से बहती है, वहाँ पर पन्ना टाइगर रिज़र्व पड़ रहा है और अगर ये लिंक परियोजना बनाई गई, तो यहाँ के टाइगरों का तो लगभग 10% हिस्सा तो कहीं न कहीं इसमें खतरे में होगा। इसके अलावा कई और चीज़ें विलुप्त हो जाएँगी, आपको बता दें। पन्ना टाइगर रिज़र्व में जो टाइगर रह रहे हैं, उनका 10% हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। साथ ही साथ जो टाइगर का यहाँ पे मुख्य जो शिकार होता है, बेसिकली वो यहाँ पे शिकार करने के लिए 2 जानवरों के ऊपर डिपेंड है। एक है चीतल, दूसरा है सांवर। तो जब अब यहाँ पर ये बनाया जाएगा, तो कहीं न कहीं क्या होगा, इनकी जनसंख्या में कमी आएगी, जो यहाँ पर क्या करेंगे, इनके आवासों को क्षतिग्रस्त करने के अलावा, इनके जो टाइगर का जो सही से रहने वाली चीज़ें हैं, उनमें दिक्कतें देंगी। इसलिए क्या है, एनवायरनमेंट जो पर्यावरणविद हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहीं न कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें थोड़ा और अगर बाद में, तो जो बेतवा और केन नदियाँ हैं, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो आपको बता दें, जो बेतवा नदी है, वो जो हमीरपुर में, और जो केन नदी है, वो बांदा जिले में क्या करते हैं, दोनों वहाँ पर मिलते जाके हैं। तो इस वहाँ पे यमुना के पास, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो बेतवा नदी है, वो मिलेगी आपकी हमीरपुर में, और जो केन नदी है, बांदा के अंदर क्या करती है, यमुना की जाकर मिलती है। तो आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस मुगल राजकुमार के जीवन और उसके आध्यात्मिक विरासत, मतलब ऐसा कौन-सा राजकुमार है, जिसके जीवन के साथ-साथ उसकी आध्यात्मिक विरासत पर केंद्र सरकार द्वारा नाटकों की एक श्रृंखला आयोजित करने का विचार किया जा रहा है? मतलब क्या होगा, ऐसा कौन-सा राजकुमार है, जिसके जीवन को बताने के लिए और उसके जीवन में उसने कौन-कौन से आध्यात्मिक कार्य किए, उनकी विरासत को समझाने के लिए एक नाटकों की सीरीज़ बनाई जाएगी, ऐसा कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये इस टाइम पे चर्चा बने हुए हैं, तो आप बता दें, ये इम्पोर्टेंट है, तो आप बता दें, ये राजकुमार बात है, इसका मतलब क्या है, ये राजा नहीं बने, राजकुमार ज़रूर रहे हैं। तो अगर इसका नाम बताएँ, तो उनका नाम है दारा शिकोह, ठीक है? तो दारा शिकोह ऐसे राजकुमार हैं, जिनके जीवन के बारे में और उनके आध्यात्मिक विचार के बारे में केंद्र सरकार चाहती है सबको पता चले। इनका अगर कार्यकाल देखा जाए, तो 1615 से लेकर 59 के बीच में रहा है। तो आपको बता दें कि ये राजकुमार क्यों रहे और राजा क्यों नहीं बन पाए? तो दारा शिकोह थे कौन आखिर? दारा शिकोह आपको पता होना चाहिए, शाहजहाँ हैं। तो शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे और और शाहजहाँ के 4 पुत्र टोटल थे। 4 पुत्र में सबसे बड़े तो दारा शिकोह थे और इसके अलावा इनका एक और पुत्र थे औरंगज़ेब, और 2 और पुत्र थे। होता क्या है, जब शाहजहाँ के बाद में क्या होता है, जब उत्तराधिकारी का युद्ध होता है कि कौन अगला राजकुमार राजा बनेगा, तो आपस में जब लड़ाइयाँ चलती हैं, तो दारा शिकोह क्या होते हैं, औरंगज़ेब से हार जाते हैं। उसके बाद में दारा शिकोह को जंजीरों में जकड़ कर कहाँ लाया जाता है, दिल्ली लाया जाता है। और यहाँ पे लाकर औरंगज़ेब के द्वारा अपने भाई की हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने के बाद में इनके धड़ को और इनके सिर को अलग-अलग कर दिया जाता है, और सिर को क्या करते हैं, औरंगज़ेब सिर को इनको भेज देते हैं आगरा के किले में। वहाँ इनको आगरा के किले में जाकर इनको यहाँ पे दफनाया जाता है, इनके सिर को। और जो इनका धड़ होता है, उस धड़ को ये क्या करते हैं, इस टाइम दिल्ली में हुमायूँ का जो मकबरा है, उसके अंदर दफनाया गया है। तो इस टाइम तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अब इनके ऊपर क्यों सीरीज़ बताने की बात की जा रही है नाटकों की, उसका मेन रीज़न ये है, क्योंकि दारा शिकोह को ऐसा माना जाता है कि क्या थे, उदारवादी थे, और कहीं न कहीं इनके अंदर जो धर्म के ऊपर जो विचार थे, वो धर्म में इनका विश्वास ये था
कि हिंदू और मुस्लिम में क्या समानताएँ, ये इसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाह रहे थे, बजाए इनके इनमें अंतर क्या है। तो कहीं न कहीं ये क्या करना चाह रहे थे, उदार मुस्लिम सभ्यता को और उदार एक समुदाय का, सहिष्णु समुदाय का कार्य करना चाह रहे थे। इसके अलावा इन्होंने क्या था, इन्होंने क्या किया, धार्मिक संघर्ष को ये कम करने की बात कहते थे। तो जब औरंगज़ेब बाद में राजा बने, तो उन्होंने औरंगज़ेब से द्वारा क्या किया गया, कहीं न कहीं मंदिरों को तोड़ा गया और मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाया गया। गैर मुसलमानों पे जज़िया कर लगाया गया था। ऐसा माना जाता है, अगर दारा शिकोह राजा बनते, तो कहीं न कहीं क्या होता, जो बाद में कई हज़ारों लोग काटे गए, काट-मार हुई है और इसमें धर्म के नाम पर जो मार-काट की गई है, वो कहीं न कहीं इनके बनने के बाद में, यानी दारा शिकोह के बनने के बाद में क्या होता, नहीं होता। बस कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर उस टाइम पे धर्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि कौन अपना राज्य और साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो, तो अब कर सके, स्थापित कर सके, तो औरंगज़ेब कहीं न कहीं युद्ध कला में इनसे आगे निपुण था, इसीलिए वो राजा भी बना है। तो जो मुगल साम्राज्य को स्थायित्व चाहिए था, अगले 50 जो उसने 50 लगभग 45 सालों तक दिया था औरंगज़ेब ने, 45-50 सालों के बीच में, वो कहीं न कहीं ये दारा शिकोह नहीं दे पाते, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़े ये दयालु हृदय की प्रवृत्ति के थे। तो दयालु हृदय का इंसान राजा नहीं बन सकता है, तो कहीं न कहीं लॉजिक है। लेकिन दारा शिकोह के जो कार्य थे, इनके जो सहानुभूतियाँ, जो सौहार्दपूर्ण जीवन की बात थी, इसलिए अब केंद्र सरकार चाह रही है इनके ऊपर ये सीरीज़ बनाई जाए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि फेम क्या है? अगर फेम की आपको फुल फॉर्म पता होगी, तो आप अपने आप जान जाएँगे कि फेम क्या है। फेम की अगर फुल फॉर्म क्या है? फास्टर, एफ से हो गया फास्टर, ए से हो गया एडॉप्शन, फास्टर एडॉप्शन एंड, एम से हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ठीक है? तो फेम की फुल फॉर्म होगी फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। मतलब कि आप क्या करिए, जितना जल्दी हो सके आप जो नॉर्मल यातायात के साधन है, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया, उनको किसमें जाइए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में यूज़ करिए। तो फेम का मतलब समझ गए किससे संबंधित है? ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित नीति है। इसको केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और इस टाइम चर्चा में क्यों है, आपको पता होना चाहिए। अभी ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऐसा जिसको कॉप बोलते हैं, उनका 26वां सम्मेलन हुआ और इस 26वें सम्मेलन में भारत ये इस बात का वादा करके आया है कि वर्ष 2070 तक क्या करेगा, उसका जो नेट कार्बन जो एमिशन होगा, क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और इस ज़ीरो को करने के लिए कहीं न कहीं उससे क्या होगा, जो पारंपरिक जो साधन है उनको हट के गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को, जिसमें क्या हो, ग्रीन हाउस गैस को एमिशन ना उस तरफ जाए और उसके लिए तो ज़रूरी है कि हम जो नॉर्मल जो टू व्हीलर या जो फोर व्हीलर चला रहे हैं, उनको क्या किया जाए, हम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ मूवमेंट कर जाएँ। इसलिए गवर्नमेंट क्या चाह रही है, फेम का इसमें काफ़ी से आगे इस योजना को आगे बढ़ाया जा सके और इस योजना को बढ़ाने के लिए अब सरकार ने फेम 2 को स्टार्ट कर दिया है और फेम 2 के अंतर्गत इन्होंने ये कोशिश की है, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन थोड़े महँगे थे, तो अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सब्सिडी प्रदान करते हुए अब ये कोशिश की जा रही है कहीं न कहीं, जिनको सब्सिडी मिलके क्या किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का जो मूल्य है और जो पहले साधारण जो वाहन जो चल रहे हैं, उनके मूल्य को क्या किया जा रहा है, कहीं न कहीं लगभग बराबर करने की कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, जिससे क्या करें, लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ जाएँ। तो ध्यान रखिएगा, फेम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए श्रृंखला के रूप में कार्य कर रही है। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न को। अंतिम प्रश्न ये क्या कहता है? भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को इंग्लिश में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहा जाता है। को विनियमित करने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? मतलब कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो अगर कोई फसलें हैं, उनको अगर आपको रेगुलेट करना है, तो आपको किस संस्था के ऊपर कार्य करना चाहिए? कौन संस्था इसके ऊपर कार्य करती है? तो आपको बता दें, इस संस्था के ऊपर कार्य करने वाली संस्था है जीईएसी। अगर इसकी आप फुल फॉर्म जाएँगे, तो जी से जेनेटिक, ई से इंजीनियरिंग, ए से अप्रेज़ल और सी से कमिटी। ठीक है? तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल अप्रेज़ल जो कमेटी है, वो क्या करती है, देश के अंदर जितनी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, उनको अप्रूवल देने का, उनको रेगुलेट करने का कार्य करती है। आपको बता दें, भारत में अभी तक सिर्फ़ बीटी जो कॉटन है, उसको थोड़ी परमिशन दी गई थी स्टार्टिंग में चलाने की, बाद में उसको भी रोक दिया गया था। इसके अलावा अभी तक कोई भी खाद्य पदार्थ को इन्होंने परमिशन नहीं दी है कि आप भारत में करिए, इनको डर है। कहीं न कहीं अनुवांशिक रूप से जो संशोधित फसलें हैं, वो क्या करेंगी, नॉर्मल फसलों को दिक्कतें देंगी और कहीं न कहीं आहार श्रृंखला के साथ-साथ पर्यावरण को भी ये क्षति पहुँचाएँगी। इसलिए इनके ऊपर ये कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी साथ ही साथ इसमें बात करें कि आपको एक संस्था का नाम और याद रखना चाहिए, फ़साई। फ़साई का नाम याद रखिए, जब भी आप कोई खाने का प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसपे लिखा होता है फ़साई द्वारा ये किया गया है कि इसको प्रमाणित किया गया है। तो फ़साई की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस संस्था का नाम याद रखिएगा, ये क्या करती है?
देश के अंदर जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उनको विनियमित करने के लिए, उनके पोषक तत्वों की जाँच करने के लिए कोई भी चीज़ लाई, चाहे बिस्किट, मैगी जो कुछ लाएँगे, उसमें दालें लाएँगे, आटा लाएँगे, उसमें इसका निशान बना होता है FSSAI का, ठीक है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लिए यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अपना राय देती है, वहीं पर FSSAI क्या करती है, खाद्य पदार्थों की उनकी गुणवत्ता को संतुलित करने के लिए आपने देखा होगा वहाँ पे ग्रीन लेबल होता है, रेड लेबल होता है कि ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन खाना है, उसके बारे में सारा कौन-कौन करता है FSSAI। अगर FSSAI का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, उसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के साथ आज के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे, वो कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे हम नए सेशन में और कुछ नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपको अग्रिम न्यू ईयर की हार्दिक बधाइयाँ और अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद।